ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहूँ मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। कोई भी व्यक्ति हो या कोई संस्थान गलत कार्य करेगा जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होगा, कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ इतने डॉक्टर हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो टेररिज्म करना चाहते हैं, तो ये किस किस्म की यूनिवर्सिटी और दिल्ली की बैकयार्ड। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली में धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना है, सतर्क हैं। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हर वो संस्थान है जिसके तार उन आतंकियों से जोड़ है जिन्होंने दिल्ली में धमाके की साजिश रची। और इस बीच यूपी एटीएस ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी एटीएस ने सूबे के हर मदरसों की डिटेल रिपोर्ट तलब की है। मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनके नाम क्या हैं, मोबाइल नंबर और उनका पता क्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट मदरसों को देनी होगी। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों और मैनेजमेंट की डिटेल भी यूपी एटीएस को सौंपनी पड़ेगी। दरअसल कुछ महीनों में बाहरी राज्यों से युवाओं की आवाजाही यूपी के मदरसों में बढ़ी है। इसके बाद यूपी एटीएस ने भी यह कदम उठाया, लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मदरसों की जांच की आड़ में यह डर फैलाने का काम हो रहा। और इसी बीच मदरसे को लेकर सियासी गलियारे का तापमान अब चढ़ने लगा है। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को बंद करने की ही मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सभी मदरसों को तत्काल बंद करना चाहिए क्योंकि यहां से आतंकी निकलते हैं। मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है। अब इन तमाम चीजों के बीच में सवाल यह है कि क्या वाकई मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है या मदरसों पर सिर्फ सियासत हो रही है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली धमाके की जांच की आंच यूपी तक पहुंची। सहारनपुर से लेकर कानपुर तक जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच एजेंसियों की इस पड़ताल के बीच यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाया। यूपी सरकार ने आदेश दिए कि प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। इसके बाद यूपी एटीएस की ओर से लेटर जारी किया गया जिसमें लिखा गया, एटीएस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में विस्तृत सूचना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर के साथ मांगी जा रही है। आपसे निवेदन है कि उक्त सूचना को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस लेटर को यूपी एटीएस ने हर जिले के अल्पसंख्यक अधिकारियों को लिखा। यानी साफ है कि अब हर मदरसे को अपने यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की डिटेल यूपी एटीएस को देनी होगी। मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों की लिस्ट और मोबाइल नंबर यूपी एटीएस के ऑफिस में जमा कराना होगा। सरकार का यह आदेश इसलिए है क्योंकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कुछ मदरसों और धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता बरती है। इसी सिलसिले में एटीएस को मदरसों के व्यापक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेज हैं उनको खुली छूट दी है कि वह किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद यूपी सरकार सतर्क है। योगी सरकार ने यूपी एटीएस को निर्देश दिए हैं कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वालों की पहचान की क्रॉस चेकिंग मजबूत की जाए। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने मदरसों से डिटेल रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन इसी बीच मदरसों को लेकर यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। रघुराज सिंह का यह बयान तब सामने आया जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जांच में सामने आया कि इसी यूनिवर्सिटी के लैब में धमाके के लिए विस्फोटक तैयार किए गए थे। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर उमर ने दिल्ली धमाके की साजिश रची। इसी यूनिवर्सिटी में धमाके की प्लानिंग की गई।
ऐसे इंस्टीट्यूट को अलर्ट नहीं रहना है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बंद कर देना चाहिए, इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। ये किस तरह की ये यूनिवर्सिटी कम है और मुझे लगता है एक रेडिकल इंस्टीट्यूट ज़्यादा है। ये एक मदरसा टर्न्ड यूनिवर्सिटी लगती है, जहाँ इतने डॉक्टर हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो टेररिज्म करना चाहते हैं। तो ये किस किस्म की यूनिवर्सिटी है? और दिल्ली की बैकयार्ड में। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंक कनेक्शन सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की जा चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल कई और धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों पर उठाए जा रहे हैं। मदरसों की जांच की बात हो रही है। ऐसे में सवाल है कि मदरसों की जांच के पीछे मकसद क्या है? क्या वाकई मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है? और सवाल यह भी है कि मदरसों की जांच होगी तो दिक्कत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अरविंद कुमार जैन हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। साथ में हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। जगत गुरु शिवाचार्य डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है साध्वी विश्वरूपा आपका। डॉक्टर मतीन खान है जो कि मुस्लिम लीग के से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से, बहुत स्वागत है मतीन खान साहब आपका। और शाजिद रशीदी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, बहुत स्वागत है शाजिद रशीदी आपका भी। अरविंद सर, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। अब जो नए इस वक्त ताज़ा डिटेल्स है कि यूपी एटीएस के पास पूरी जानकारी देनी होगी, इसके पीछे क्या सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट है या पहले से भी कुछ लगातार जो चर्चाएं थीं कि नकेल कसनी पड़ेगी? नकेल शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आतंकियों से सीधा जोड़ा जा रहा। पहले शिक्षा को लेकर मदरसों पर सवाल था, अब कहा जा रहा कि वहां पर शिक्षा का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को ही वहां पर दाखिल कराया जा रहा है, ना सिर्फ पढ़ने वाले बल्कि पढ़ाने वाले भी। की कारगुजारियां सामने आई हैं, रेड्स चल रही हैं। वहाँ उनके चेयरमैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार करके जेल भेजा है जी। बिना मान्यता के वो डिग्रियां दे रहे थे और पैसा वसूल रहे थे। किस प्रकार की गतिविधियां वहाँ चल रही थी ये पिछले कुछ दिनों में सबने देखी हैं, सबके सामने आई हैं। ऐसे में एक चिंता होती है कि इस प्रकार के शैक्षिक जो संस्थान हैं उनकी क्या भूमिका है और वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की पढ़ाई वहां पर हो रही है। इसमें देखिए कोई इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है। जो मदरसों की बात है, मदरसों में कौन पढ़ा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन उनके प्रबंधक हैं, इस सब की छानबीन जो है वो अवश्य होनी चाहिए। छोटे बच्चों की तो छानबीन से क्या होगा, 16 साल 18 साल से बड़े बच्चे हैं, उनका देखा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि एक निगाह रखी जानी चाहिए कि किस प्रकार की पढ़ाई वहां पर हो रही है। अगर सुचारू रूप से ढंग से शैक्षिक सत्र चल रहे हैं, शिक्षण सत्र चल रहे हैं और कोई इस प्रकार की बात नहीं है तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। कुछ मदरसों में ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका पूर्व इतिहास रहा है और जो कि तो इसलिए उनके ऊपर निगरानी रखा जाना बहुत आवश्यक है। शाजिद रशीदी साहब, भाई निगरानी के लिए आवश्यक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अरविंद जी कह रहे हैं। उनका कहना है कि जानकारी होनी चाहिए, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, उनके बारे में डिटेल्स अगर होंगी एजेंसियों के पास तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि है कोई आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि देश को आजाद हुए 76 साल हो गए करीब, क्या एजेंसियों के पास ये जानकारी अभी तक नहीं है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि अगर एजेंसियों के पास ये पता नहीं है। और जिस तरह के बेहुदा बयान आपने अभी एक मंत्री का सुनाया कि मस्जिदें बंद होनी चाहिए और मदरसे बंद होने चाहिए, इसको मैं बेहुदाई कह सकता हूं। ये अज्ञानी लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, इनको पता नहीं देश का संविधान क्या कहता है। देश का संविधान ये कहता है कि हर माइनॉरिटी को, हर मजहब के मानने वाले को अपनी धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की और उसके इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने की इजाजत है।
तो ये कौन लोग हैं भाई जो संविधान की शपथ लेकर इस तरह के बेहुदा बकवास करते हैं कि साहब बंद होने जाना चाहिए और संविधान को ठेंगा दिखाते हैं? इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए। अनपढ़ लोगों को मिनिस्टर बनाने का यही एक नुकसान है कि वो संविधान को पढ़े बगैर संविधान को ठेंगा दिखाना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं जांच पहले भी हुई है मदरसों की, होती रही है, हर साल होती है और अब भी हो जानी चाहिए, कोई बुराई नहीं। जब हमें मदरसों में कोई गलत काम करना ही नहीं है तो जांच से घबराएगा कौन? क्यों घबराएगा मुसलमान जांच से? भाई करें, ये सरकार का अधिकार है, जब चाहे करें, जैसे चाहे करें और पता करें कि मदरसों के पास फंड कहां से आता है, मदरसों में कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ाया जाता है, सारी जांच होनी चाहिए देश के लिए। कौन मना कर रहा है उसको? लेकिन बेहुदा बकवास की इजाजत नहीं है, संविधान को ठेंगा दिखाने की इजाजत नहीं है किसी को भी। जो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अनएजुकेटेड मैं उनको कहूंगा और संविधान का उनको खबर नहीं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जांच से कोई दिक्कत नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत होगी भाई? ये सरकार का अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है। मजहब तो बीच में नहीं आ जाएगा कि मजहब हमारा सबसे पहले और मजहब में कोई दखल नहीं? संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए संविधान से पहले भी तो मजहब होता है ना। ये भी तो आपने तर्क कुछ बेहुदा लोगों के सुने होंगे। आप तो पढ़े लिखे हैं, संविधान को समझते हैं, जानते हैं, आपने सुना होगा इसके पहले भी बहुत सारे लोग तर्क दे देते हैं, आपसे भी लड़ जाते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि आपसे भी लड़ जाते हैं रशीदी साहब। वो कहते हैं कि संविधान कुछ नहीं होता है, हमारे लिए तो मजहब पहले है, हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में या किसी भी धर्म के वो मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारा मजहब जो है वो पहले है, बाद में फिर देश होगा, बाद में संविधान होगा। आपके लिए पहले है संविधान। सुनो 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 शंकराचार्य अभी मुक्तसरानंद, जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाई गीता पहले है संविधान पहले, उन्होंने कहा कि गीता पहले है संविधान बाद में है। क्या कहोगे आप उनको? मानने से भी मना किया है क्या? शंकराचार्य ने उन्होंने गीता पहले बोला है, लेकिन संविधान के लिए क्या बोला है? पूरी बात बताइए ना। यही बोला है उन्होंने बोला है कि संविधान से पहले गीता है। सुन लीजिए, पब्लिक डोमेन में पढ़ा है उसका बयान, कहो तो मैं सुनवा देता हूं आपको। नहीं, पब्लिक डोमेन में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आपके भी कई बयान पड़े हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कोई जांच से दिक्कत नहीं है आप लोगों को और मजहब बिल्कुल आड़े नहीं आएगा। वो चाहे हिंदू वाला हो या मुस्लिम वाला हो, किसी का भी मजहब आड़े नहीं आना चाहिए। ये तो सरकार का अधिकार है और सरकार अपने अधिकार में रहकर अगर मदरसों की, किसी स्कूल की, किसी यूनिवर्सिटी की जांच करती है तो कोई आपत्ति न करे, वो संविधान को माने। बहुत अच्छी बात है, आपने मिसाल कायम करने वाली बात कही है। बताए भाई साध्वी जी, साजिद रशीदी को कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, मदरसों की जांच होगी और सरकार की जिम्मेदारी भी है, उनका अधिकार भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। ना तो कोई मजहब बीच में आएगा, ना ही कोई आपत्ति करेगा। तो फिर किस बात की आपत्ति है? फिर कोई मंत्री या कोई विधायक या किसी भी पार्टी से जुड़ा, संगठन से जुड़ा सारे मदरसों को बंद करने की मांग क्यों कर रहा है भाई? सारे मदरसों पर सवाल थोड़े ना है, वो तो जांच होने की बात हो रही है। दरअसल एक बात मैं कहना चाहूंगी, साजिद रशीदी ने आज बड़े सुलझे हुए शब्दों से बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पक्ष रखा और बहुत ही सुंदर शब्द इन्होंने कहे, बहुत सुंदर विचार रखे हैं। परंतु जो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए या हमारा अनुभव उठाकर देख लीजिए, और अभी ये नहीं ताजा जो लाल किले वाला, तो अभी सबके सामने शायद उन लोगों की जो जान चली गई है उस दर्द को शायद अब समझते नहीं है ये लोग, और बार बार इसीलिए बार बार ऐसा करते हैं, बिल्कुल मानवता के खिलाफ। और कहाँ तैयार हो रहे हैं लोग, ऐसे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सभी के सामने है। और निश्चित रूप से शायद ये समझ गए हैं भाई, जो इतनी अच्छी इन्होंने बात कही है, जो मदरसों की बात है, तो ब्यौरा देना कोई बोझ नहीं है मदरसों के लिए किसी भी। और हम तो कह रहे हैं कि जो हमारे भी धार्मिक संस्थान है, हमारे गुरुकुलों में आए ना, हमारे गुरुकुलों को में देखिए क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। हम तो सभी का स्वागत करते हैं कि आप हमारा भी ब्यौरा लीजिए, परंतु मदरसों के लिए जो बात है, ये चिंताजनक जो बात है, ये भी सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ और पूरा राष्ट्र जानता है कि यहाँ पर बैठकर बातें करने से जो भी इतिहास है, जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, उसे नहीं झुठला सकते हैं ये मदरसों की। बल्कि एक अच्छी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी, अगर ब्यौरा दे देंगे तो मदरसों की सुरक्षा बढ़ जाएगी, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा, इससे संस्था की छवि भी अच्छी होगी। कोई भी अगर पूरा ब्यौरा दे देगा, विश्वास, लोगों का विश्वास भी उस पर बढ़ेगा। इस प्रकार के जो डॉक्टर अभी जो निकले हैं, इस प्रकार के बच्चों का भी भांडाफोड़ हो जाएगा, इस प्रकार के शिक्षकों का भी भांडाफोड़ हो जाएगा कि वहां पे चल क्या रहा है,
कि वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक योग्य है कि नहीं, वहां का जो भवन है वो बच्चों के लिए सुरक्षित है कि नहीं। ये तो पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए जो वहां डेटा रहेगा, उनको अगर वहां पे कुछ अगर सुविधा सरकार की तरफ से कुछ कम होगी तो निश्चित रूप से हम भी मांग करेंगे कि यहाँ पे ये बारूद इकट्ठा नहीं, ना दोनों करके में बच्चों को अंतर है सही ना शिक्षा साध्वी दे जी। रहे हैं। यहाँ सुविधा देने के लिए जांच नहीं हो रही है, यहाँ पर ये जानने के लिए जांच हो रही है कि जो जैसे अभी फिलहाल चल रहा है, कम से कम वहां पर कोई आतंकी गतिविधि तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि आपने कहा इतिहास में देखिए, अभी हमें इतिहास में नहीं जाना, हमें तो वर्तमान में ही रहना है। ये पूरा जो बदलाव होने की कवायद हो रही है ना, ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही शुरू हुआ है। उन्होंने कहा है कि भाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वहां पर अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसे न जाने कितने मदरसे चल रहे हैं, इसलिए एजेंसियां सक्रिय हुई। लाल किले आप सिर्फ लाल किले की बात नहीं कर सकते, कितने भी आप इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, कितने भी आप इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, मैं गिनवा दूंगी कि कितने लोग हैं, कितने मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या तैयार किया जा रहा है। आप समझिए, सोचने का विषय। छोटे छोटे बच्चे जब कोई त्योहार हो रहा होता है तो वो आनंद नहीं लेते उस त्योहार के। उस समय वो जब कोई हिंदू त्योहार हो रहा है तो वो पत्थर इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो उनकी जो मानसिकता में जो भरा जा रहा है, जो उन्हें पढ़ाया, जो चिंता की बात है, तो निश्चित रूप से पारदर्शिता में तो कोई भय नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक है, अगर वहां ऐसी गतिविधियां नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्शन किस बात नहीं का? तो क्या ऐसी गतिविधियां वहां पर होती हैं, आपको लगता है? साजिद रशीदी साहब ने कहा कि ना होती है और ना होनी चाहिए। निश्चित रूप से होती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, सच को कैसे झुठलाया जाएगा? निश्चित रूप से बार बार आप मदरसों में देख लीजिए कि जो बच्चे तैयार होके आ रहे हैं वो किस प्रकार के तैयार होके आ रहे हैं। ये आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। काउंटर के लिए जवाब दीजिए, टाइम दीजिए मुझे। साजिद जी बताइए भाई, काउंटर करना भी आप चाहते हैं? वो कह रही हैं कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, सच को कैसे झुटलाएंगे, होती हैं गतिविधियां वहां पर। देखिए, एक तो जानकारी मैं दे दूं साध्वी जी को कि जितने लोग पकड़े गए हैं ये डॉक्टर है, दुनियावी एजुकेशन पढ़ी है इन्होंने, किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की है, ये समझ लेना चाहिए। ये कोई मौलवी नहीं जो है, पीछे भी वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ वो बच्चे मदरसे से ही तैयार होके आए थे। जी बताइए। नहीं बोला, बीच में मत बोलो। नहीं, आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। बीच में मत बोलो। दूसरी बात, आपने कहा कि यकीनी तौर पर वहाँ इस तरह की पढ़ाई होती है। अगर आप ये नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह रही हैं तो फिर ये तो एजेंसियों को ठेंगा दिखा रही हैं आप। इसका मतलब आपको पता है, एजेंसियों को पता ही नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है मदरसों के अंदर। तो ये अब एजेंसी आगे आई है, सुनिए, एजेंसी आज आगे आई है तो लोग ऑब्जेक्शन के लिए आगे आ गए हैं ना। पारदर्शिता को जी बताएं। नहीं बोलेंगे, बोलिए, आप पूरी बात करिए फिर हम जवाब देंगे। बीच में अगर कोई आदमी बोलता है उससे पता चलता है कि उसके पास तर्क नहीं है, वो लड़ना चाहता है। नहीं, बिल्कुल लड़ाई के लिए नहीं बैठा। आप और मैं हमेशा साथ बैठते, कभी लड़ाई नहीं करते हैं। बोलिए। हाँ तो सुनिए, मैं जब आपकी बारी में नहीं बोला तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। बताइए, बोलिए, जो चाहे कहिए, हर आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की बातें अपने मन से कह देना। एजेंसियां हैं हमारे देश में, बहुत सारी एजेंसियां हैं, और अभी जो महोदय मुझसे पहले रिटायर्ड बैठे हुए हैं ये भी जानते होंगे कि मदरसों के बारे में, खास तौर से, और मस्जिदों के बारे में, क्योंकि मैं भी मस्जिद का इमाम हूँ, हर साल पुलिस की तरफ से ये जांच होती है कि इस मस्जिद में इमाम कौन है, अजान पढ़ने वाला कौन है, सफाई करने वाला कौन है, में होता क्या है, सब कुछ होता है, हर साल होता है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई होता ही। तो ये जो सारी चीजें हैं, जानबूझकर मुसलमान को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कुछ लोग करते हैं, और ये बड़ी बात यह है कि देश की एजेंसी को ठेंगा दिखाने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। साध्वी जी कुछ कह रही हैं आप, उसके बाद जल्दी से मैं मतीन साहब के पास जाऊंगा। जैन साहब आपके पास जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, हमको समय दे दे, क्योंकि मतीन साहब बस तुरंत आ रहा हूं। साध्वी जी का काउंटर हो जा, आ रहा हूं हमारे चैनल पे ही। देखिए, बहुत मैं बार बार बता रही हूँ कि कितनी बार ऐसे बच्चों के बयान, आप भी अगर जब ये बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, ऐसे बहुत सारे बयान जहाँ पड़े हैं, जो बच्चों की जो मानसिक, जो उनको सिखाया जा रहा है वो सामने आ रहा है सबके। वो बिल्कुल हिंदू विरोधी है, वो नफरत बिल्कुल उनके दिमागों में नफरत भरी जा रही है। सिर्फ यहाँ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रही भाई, आपने सुना नहीं साजिद रशीदी को। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर इसमें अभी पकड़े गए या पकड़े जा रहे हैं ना, जहाँ जानकारी मिल रही है, उनको दुनियावी तालीम दे दी गई थी। मदरसों में दुनियावी तालीम दी नहीं जाती है, वहां से ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता।
वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी तालीम दी जाती है आप समझ गए होंगी। बहरहाल राजू दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर मतीन खान साहब, आपने साजिद रशीदी को भी सुन लिया, आपने बाकी पैनलिस्ट को भी सुन लिया। भाई मदरसों को अगर कहा जाए कि उनसे ब्यौरा लेना है, कौन पढ़ रहा और कौन पढ़ा रहा, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है शायद आपको भी आपत्ति नहीं होगी, या फिर मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मंत्री ये कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो गतिविधियां चल रही हैं पहले भी संदिग्ध थी, अब और ज्यादा संदिग्ध हो गई। देखिए, आरएसएस और आरएसएस से निकले हुए जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हैं, उन्होंने संविधान का कभी भी सम्मान नहीं किया, संविधान का हमेशा विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया, और आज भी वो अगर मंत्री भी बन गए हैं तब भी उनके जीन्स में वही खन्नास है कि हम संविधान को किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, संविधान का अपमान करेंगे, संविधान में जो है दिए गए राइट्स को हम जो है मानेंगे नहीं। यही बात की अक्कासी है कि जो दे रहे हैं वो इसी बात की अलामत है। एक मिनिस्टर होकर के संविधान विरोधी बात करना ये क्या किस ज़मरे में आता है? ये सीधे सीधे चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि ये संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और मनुस्मृति में ये होगा कि हम तमाम दलित, कमजोर, पिछड़े, आदिवासी को हम गुलाम बना करके रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बना कर रखेंगे। ये है बेसिक इंटेंशन। इसीलिए ये सारी जो ये इस व्यवस्था में, मनुस्मृति की व्यवस्था में जो सिस्टम है, एक आदमी सारा राज चलाएगा, यही बात है। इसी की वजह से ही सारी चीजें हो रही है कि सिर्फ अपर क्लास को ही ये राइट होगा। साजिद रशीदी भी क्या संघ के हो गए हैं क्या, या मनुस्मृति पढ़ने लगे हैं या मानने लगे हैं? अरे बात तो पूरी आ जाने दीजिए। हाँ, पूरी बात करिए सर। उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ेगा। 27,000 जो स्कूल बंद किए हैं, जो 27,000 मैखाने जो खोले गए हैं, उसके लिए यही है कि ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, नादार, कमजोर लोगों को ये शराब पिलाओ और ये मदमस्त रहेंगे, और इनके बाद में जो है इनको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करो। संविधान का घोर अपमान है, संविधान का। अच्छा, कितने दलित, कितने आदिवासी पढ़ते हैं, कितने आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं आपके मदरसों में? आप ये बताइए, प्राइमरी स्कूल काहे के लिए बंद किए गए? प्राइमरी स्कूल पे बाद में जाइएगा ना, पहले मदरसों पर तो चर्चा कर लीजिए। अब आप संविधान पे और प्राइमरी स्कूल पर चले गए। साजिद रशीदी ने अभी जो कहा तो कह रहे हैं बात पूरी कर लेने दीजिए। वो कह रहे हैं जांच से कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हैं कि संघ यहाँ पर मनुस्मृति लागू करना चाहता है, और संविधान का कितना पालन करते हैं भाई आप लोग मदरसों में? संविधान ना हो गया हो, न जाने आपके लिए, मतलब जब मन किया संविधान को आगे कर दिया, और जब बात होगी कि संविधान को पहले रखा जाए, उसको माना जाए, तो कहेंगे नहीं मजहब पहले आ गया। भाई मनुस्मृति का आपने जिक्र कर दिया, मनुस्मृति पढ़ना है, साजिद रशीदी का क्या संघ से लेना है? साजिद जी वो कह रहे हैं आप भी संघी हो गए भाई। संविधान के घोर विरोधी लोग हैं ये। कौन? साजिद रशीदी? संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं ये। कौन? साजिद रशीदी? संविधान को कभी नहीं इन्होंने वो किया। अरे मतीन साहब कौन, ये तो बता दीजिए ना। रशीदी साहब है, संविधान न मानने वाले रशीदी साहब है। संविधान ये नहीं मानते हैं। अरे वही तो कह रहे हैं कि मदरसों की जांच से कोई दिक्कत नहीं है उनको, और आप कह रहे हैं कि नहीं दिक्कत है। वहां पर संघ जो है अपने लोगों को लाना चाहता है, वहां पर मनुस्मृति लागू होना चाहता है, करना चाहता है, मतलब क्या है? बंद करने की बात कही है। रघुराज सिंह का बयान देखिए। नहीं, वो तो मैंने सुना दिया। सारे, अरे रघुराज सिंह कह रहे सारे अल्पसंख्यक इदारे बंद कर देंगे, ये कह रहे हैं। ये संविधान के विरोधी बात है या नहीं है? तो मदरसों की जांच होनी चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अगर जांच हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मिनिस्टर होकर के जो ओथ लेकर के, संविधान की ओथ लेकर के मिनिस्टर बना है, वो मिनिस्टर ये बात कहेगा? उनको तो फौरन तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और सरकार को चाहिए तो उनको फौरन इस्तीफा ले ले। गवर्नर क्या कर रहे हैं? गवर्नर क्या एक्शन है? वो संविधान का विरोधी मंत्री होकर के संविधान के विरोध की बात करता रहेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, सही बात। करने दिया जाएगा? सिर्फ मौलाना लोग कर सकते हैं, संविधान के पहले जो है हमारा इस्लाम आ जाए, मजहब आ जाए। अच्छा राजूदास जी, भाई दोनों मेहमान कह रहे हैं, मतीन खान साहब भी कह रहे हैं, साजिद रशीदी भी कह रहे हैं, लेकिन मतीन खान ये कह रहे हैं कि असल में मदरसों को बंद करने के पीछे मंशा संघ के लोगों की है, मनुवादियों की है, मनुस्मृति वो लागू करना चाहते हैं। रशीदी साहब कह रहे हैं कि जांच से कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल देना चाहिए। आपस में ही कंट्राडिक्शन है। तो नहीं, देखिए मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि क्या ऐसी कौन सी शिक्षा इनको दी जा रही है कि बड़े बड़े डॉक्टर,
अभी जब सनातन एकता पद यात्रा था, जहां पर मैं रुका था, मेरे पास में 350 किलो RDX निकला। वो डॉक्टर के ही कस्टडी में था। आपने देखा होगा बम धमाका दिल्ली हुई, वो डॉक्टर के ही द्वारा वो मामला आया। आपने देखा हो 8047 AK-47 निकलना, वो महिला डॉक्टर। आपने देखा हो डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले बच्चे जिनके पास ऐसा पॉइजन मिलना। वो तो कहने का भाव ये है कि क्या गांव का गरीब मुसलमान जो अपनी जीवन यापन किसी न किसी प्रकार से कर रहा है, वो मुसलमान तो राष्ट्रवादी है। और एक पढ़ा लिखा तबका जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। राजूदास जी, मैं आपको रोक रहा हूं, रोक के बीच में एक सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि देखिए रशीदी साहब ने कहा कि जिन डॉक्टरों को अभी तक पकड़ा गया या जिन डॉक्टरों का अब तक जिक्र हुआ है, उन्होंने मदरसों से शिक्षा नहीं ली, वो दुनियावी तालीम लेकर आए थे। मजहबों में ऐसा होता ही नहीं है, वहां पर दुनियावी तालीम दी नहीं जाती है, वहां पर तो मजहबी तालीम दी जाती है। मदरसों की जांच क्यों कराएं? वहां पर दुनियावी तालीम से मतलब कोई वास्ता ही नहीं है, तो वहां से कोई आतंकी निकलता ही नहीं है। शुरुआत उनकी मदरसों से ही होती है। शुरुआत उनकी इस्लामिक शिक्षा से ही होती है। शुभारंभ उनकी बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े मौलाना के द्वारा ही प्रारंभ होता है। मेरे कहने का भाव है कि मदरसों में या तो फिर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र इसका पठन पाठन कराइए, या तो जो आपके कुरान में 3, 4, 5 सेंटेंस है उसका बदलाव करिए, अभी सुधार हो जाएगा, अभी तत्काल परिवर्तन आ जाएगा। जो आप कुरान में सीधे तौर पे मैं पूछना चाहता हूँ, लिखा हुआ है 2-3 सेंटेंस, मैं अभी बोलूंगा तो ये लोग कहेंगे कि देखिए आप मेरे धर्म का अपमान करो। राजूदास जी, आप एक धर्म गुरु हो और आप धर्म का अपमान कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके नाते मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि गिने चुने 5 सेंटेंस है, उस 5 सेंटेंस को आप या तो बदलाव करो, या तो शिक्षा प्रणाली में चेंज करो, या तो पूरे मदरसे पे बुलडोजर चला दो, अभी ठीक हो जाएगा। अभी आतंकवादी निकलना बंद हो जाएंगे। मदरसे पे बुलडोजर चलाओ ना, अभी आतंकवादी निकलना बंद हो जाएंगे। मदरसे की जो तालीम है उसमें बदलाव लाओ, दिक्कत क्या है? एंकर साहब, भाई मतीन साहब को आपत्ति है आपकी इस बात से? अभी तक मंत्री कह रहे थे, अब आप भी कहने लगे राजूदास जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं सुधार हो सकता है वहां पर, फिर कह रहे हैं बुलडोजर गिरा दो, चला दो वहां पर। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, विषय ये है जब जहां से आतंकवाद निकल रहा हो, जहां मोड़ लेकिन तो मदरसों से आतंकवाद कहां निकलता है? यही तो बात मतीन साहब कह रहे हैं, रशीदी साहब कह रहे हैं। स्कूल हो सकता वो है, कह रहे हैं कि मदरसों में सिर्फ हम जो तालीम देते हैं ना, उस तालीम में कोई दुनियावी तालीम है ही नहीं, इसलिए ना तो आतंक का उससे कोई वास्ता है, ना आतंकी का कोई वास्ता है। बताइए रशीदी साहब, जल्दी से काउंटर, फिर बड़ी खबर की तरफ जाऊंगा। आ रहा हूं, साध्वी जी आ रहा हूं। देखिए, इन्होंने राजीव दास जी ने कहा कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, मुझे बताइएगा ये कहां से पढ़ के आए। इसी दिल्ली ब्लास्ट के मामले में देवेंद्र, दिनेश जो छूट गए हैं, सोनू, शोभित और विजेंद्र, जिनसे विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई, ये कौन से मदरसे से पढ़ के आए हैं हमें तो पता नहीं है। ये राजू दास जी बता दें या मैडम बैठी हुई ये बता दें। दूसरी बात, आप साध्वी जी बोलो, मैडम हमारे, हाँ चलिए साध्वी जी, NSA जो है हमारे देश के अजीत डोभाल जी, उनका एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अब तक जितने भी ISI के साथ पकड़े गए लोग हैं, उनमें मुसलमान सिर्फ 20% हैं, 80% हिंदू हैं, और 4000 का उन्होंने आंकड़ा भी दिया है कि 4000 लोग पकड़े गए, यानी 800 मुसलमान है, 2500 हिंदू हैं। साजिद रशीदी साहब की बात को मैं रोकना चाहता हूँ। नहीं, क्यों रोक रहे हो मेरी बात को? मैं एक बार काउंटर करना चाहती हूँ। जो आपने कहा है, मेरी बात आप बायोडाटा उठा के देख लो ना, पूरे दुनिया में जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं सब इस्लाम को मानने वाले हैं। भारत में जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं सब इस्लाम को मानने वाले हैं। पूरे दुनिया में एक ही जगह नहीं, क्या सीरिया, क्या ईरान, क्या इराक, क्या लेबनान, सब सब जगह आतंकवादी गतिविधि हो रही है। वहाँ तो राजू दास नहीं है, वहाँ तो संघ नहीं है, इराक में संघ नहीं है ना, अब पाकिस्तान में संघ नहीं है ना, अभी पाकिस्तान में धमाका, वहाँ तो राजू दास नहीं है ना, वहां तो हिंदू नहीं है ना, बौद्ध नहीं है ना, जैन नहीं है, सिख नहीं है ना, पारसी नहीं है ना। विषय जो आप भटका रहे हैं, बीच में बोलने की जो होती है बीमारी होती है, इसको बीमारी नहीं है, गलत कर रहे हैं ना महोदय। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बीमारी लोग जब आपका नंबर, जब आपके जैसे धर्म गुरु,
जब आपका नंबर आए तब बोलना, मेरे बीच पे मत बोलो, आपको भी टाइम मिलेगा बोलने का। सुनिए बात, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। सारी एजेंसियां उनके अंडर में काम करती हैं, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं और आप कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उनका बयान बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ जवाब सर झूठ बोल रहे हो। मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। सर झूठ बोल रहे हो, वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी सरासर झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा, सरासर महोदय झूठ बोल रहे हो आप। ये हम अगर आतंकवादी होते तो तुम बोल नहीं पाते। हम अगर आतंकवाद को बढ़ावा देते तो हिंदुस्तान में आपकी जनसंख्या 6 करोड़ थी, 40 करोड़ नहीं हो जाती। हम अगर आतंकवाद को बढ़ावा देते तो आज सांसद, विधायक और मंत्री आप नहीं होते। तो क्या करते हैं हम अगर आतंकवादी होते तो आप बच पाते कि आपकी गला कट जाती। हम अगर आतंकवादी होते तो आप बच पाते कि आपकी गला कट जाती। विषय है कि हम सनातन को मानने वाले हैं, इसके नाते सनातन पे आप टिप्पणी कर पाते हो। वो आसिम आदमी को इस्लाम 50 लाख दूंगा उसकी गर्दन काट के लाओ, आप भी तो गर्दन काटने वाले हैं। कटा नहीं ना, कटा तो नहीं ना, कन्हैया कुमार का कट गया। आतंकवादी कटा नहीं ना, कन्हैया कुमार का कट गया। कमलेश तिवारी का कट गया। कमलेश तिवारी का कट गया। कन्हैया कुमार का कट गया। कमलेश तिवारी का कट गया, इसीलिए कट गया। आपने देखा होगा 9 के 9 पत्रकारों की गला कट गई। कहने का भाव ये है महोदय, आप सुनिए, न तो सुनते हैं न तो आप सुनने की क्षमता रखते हैं। इसके नाते आने वाली जो आपकी पीढ़ी है ना, समाप्त हो जाएगी। जिस दिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति जागरूक हो जाएगा, सुन लीजिए, फिर कहता हूँ, अनपढ़ लोगों के साथ डिबेट करवा देते हैं। कहता हूँ अब भाई पढ़ने लिखने का आपने अलग से ठेका ले रखा है। रशीदी साहब, आप इतने महान हो गए, इतने ज्ञानी हो गए, इतने प्रकांड विद्वान हो गए कि राजू दास अनपढ़ दिख रहे हैं, आप प्रकांड विद्वान हो गए। ऐसा नहीं होता है भाई, एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए। बहरहाल मैं रोक रहा हूं। उसके बाद जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मतीन साहब आपके पास आऊंगा, साध्वी जी आपके पास आऊंगा। रघुराज सिंह ने एक बार फिर से मदरसों को बंद करने की बड़ी मांग रखी है। मदरसों में ताले लग जाने चाहिए, कहना है रघुराज सिंह का। मदरसों से ही आतंकवादी निकलते हैं। स्पेसिफिक उन्होंने कहा है कि यही वो जगह है जहां से आतंकवादियों को निकाला जाता है, यानी तैयार कराया जाता है, तैयार होकर निकलते हैं। आतंकवादियों का संबंध सीधा मदरसों से जोड़ा है रघुराज सिंह ने। इसमें आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन की सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं और दैत्यों के वंशजों का सोच हमेशा पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, अभी जो मेयर बना है उसने वहां पर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। जैन साहब, बहुत जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, जब जांच की बात हो रही है तो कम से कम ये विकल्प है ना कि हाँ, वहां पर कुछ लोग सही होंगे, कुछ परसेंट सही होंगे या ज्यादा परसेंट सही होंगे, पढ़ने वाले भी पढ़ाने वालों भी, लेकिन उनकी जानकारी होनी चाहिए। मकसद अगर ये है तब तो समझ में आता है, लेकिन मंत्री का सीधा कहना है कि वे मदरसों को बंद कर दो, जांच वांच की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे साथ मतीन साहब है, हमारे साथ रशीदी साहब, उन्होंने कहा कि भाई मदरसों की आड़ में असल में संघ का एजेंडा लागू हो रहा है, यहां पर मनुवादियों को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। कोई आतंक और कोई आतंकी से लेना देना नहीं, ये सब कुछ संविधान के तहत चलता है मदरसों में। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जैन साहब, आपसे ही। ये बैकग्राउंड में आपके बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है चैनल सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। कि जानकारी जुटाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी, और ना होगा कि वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पाठ्यक्रम है। बच्चे अगर सुचारू रूप से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पढ़ाने वाले सही होने चाहिए, वहां पर किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसको सुनिश्चित करना इस जो आदेश हुआ है इसका मकसद है।
आप इतने मदरसों को बंद नहीं कर सकते हैं। जो लाखों की संख्या में दसियों लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, या तो आप इनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स खोलिए और वहां पे एक शिक्षण एक सिलेबस तैयार करिए और वहां पर उनको पढ़ाइए। अन्यथा जो पढ़ रहे हैं आप उनकी पढ़ाई बीच में नहीं रोक सकते हैं। हाँ, अगर कोई वहां पे गलत शिक्षा दे रहा है, इसकी अभी सूचना होनी चाहिए कि अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बरगला रहा है, उस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मेरी समझ से होनी चाहिए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो सही दिशा में बच्चे निकलेंगे, क्योंकि बच्चों का दिमाग देखिए बहुत ही कोमल होता है और उनको आप अगर बचपन से इस टाइप के कोई उनके मन में भ्रांतियां पैदा कर देंगे। मैंने देखा है कई छोटे छोटे बच्चों को कि हम बड़े होके, उन्होंने पूछा क्या करेंगे, उन्होंने कहा अयोध्या का मंदिर गिराएंगे। तो आखिर ये जो पढ़ने वाले बच्चे थे, हाँ, वो छोटे बच्चे हैं। मैंने कईयों के वीडियो देखे हैं। इस सबसे जो है ये कौन इस प्रकार की बातें समझा रहा है बच्चों को, कौन उनको उनके मन में पॉइजनिंग कर रहा है, इनसे हमको अलर्ट रहने की जरूरत है। जो रेडिकलाइज कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को ये भी अलर्ट रहना चाहिए कि विदेशों में बैठ के कुछ हैंडलर्स हैं जो कि गुमराह कर देते हैं, रेडिकलाइज कर देते हैं और ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब अच्छा खासा इनका फ्लरिशिंग कैरियर था, ये डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए थे, अच्छी प्रैक्टिस थी, कई लाख रुपए महीना अर्न कर रहे थे, और देखिए किस दिशा में चले गए। 6 दिसंबर को ब्लास्ट किए जाने का मेरे तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है कि 6 दिसंबर को ब्लास्ट करके उनको क्या वो अचीव कर लेंगे। तो हमें बहुत एक जागरूक रहने की जरूरत है बतौर समाज, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पालन करने वाला हो। बहुत जागरूक रहने की जरूरत है कि कौन क्या शिक्षा दे रहा है, कौन किसको रेडिकलाइज कर रहा है, कौन फॉरेन कंट्रीज से किन एप्स के माध्यम से इनको गुमराह कर रहा है। ये तो कोई भी हो सकता है ना जैन साहब। यही बात देखिए रशीदी साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई इससे सिर्फ मदरसों को क्यों जोड़ा जा रहा है, तो कोई भी हो सकता है। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल का भी जिक्र किया, उनका जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग हैं, जिन लोगों को रिक्रूटमेंट का जिम्मा दिया गया, उन लोगों ने हमारे देश में मुस्लिमों से ज्यादा कुछ हिंदुओं को रिक्रूट किया है। इस तरीके के बयान है, उसको वो कोट कर रहे थे। सिर्फ मदरसों को ही क्यों यहां पर टारगेट कर रहे हैं, यही तो आपत्ति है उनकी। नहीं, मदरसों को कोई, देखिए बहुत सी बिंदुओं पे जांच चल रही है, मुझे बहुत सी जानकारियां हैं। एनआईए और एटीएस और पुलिस फोर्सेस अलग, ये तो आपको एक पहलू पता चला है, इसलिए हाईलाइट हो गया है कि मदरसों की जांच हो रही है, यूनिवर्सिटीज की भी हो रही है, कौन कौन का हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कौन सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं, कौन लगातार फॉरेन कंट्रीज के ऐसे कंट्रीज जो कि एनिमी कंट्रीज हैं हमारे, उनके संपर्क में हैं, तो वहां से कोई उनको गुमराह तो नहीं कर रहा है। ये सब भी जांच के दायरे में चल रहा है। बहुत सी जांचें हो रही हैं। विदेशों से कौन कौन लोग रात के समय बातें करते हैं पीसीओ पे जाके, ये सब लिस्ट भी बन रही हैं। हमें देखिए एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखते हुए हमको जो है करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, और करेक्टिव एक्शन हम लेंगे तो सभी लोग उसको वेलकम करेंगे। ठीक बात है जैन साहब, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने गोपनीयता बरतते हुए, चूंकि आपको कई जानकारियां होंगी, लेकिन आपने कहा कि इसमें से सिर्फ मदरसों का अगर जिक्र हो रहा है तो वो एक पॉइंट है, सिर्फ मदरसों पर ही पूरा पॉइंट है, ऐसा नहीं है। मदीन साहब बहुत जल्दी से इसके कुछ कहेंगे, आप काउंटर करेंगे, क्योंकि जो बात कही है जैन साहब ने, उनका कहना है कि सिर्फ मदरसे नहीं है। ठीक है, यूपी एटीएस उनकी भी जांच करेगी, लेकिन जांच के दायरे में और भी बहुत सारे लोग हैं, एजेंसियां हैं, संस्थान हैं, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। सिर्फ मदरसों पर आपत्ति नहीं है, या आप लोगों को लगता है कि नहीं जानबूझकर मदरसों को ही टारगेट किया जा रहा? देखिए, मेरा कहने का मकसद है देश की सुरक्षा के लिए हर एक की जांच होना चाहिए। कोई जरूरी को थोड़ी ना है कि सिर्फ मदरसे ही वाले हैं। जैसे अभी अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, उसमें भारत में रहने वाला हर नागरिक का, और खास करके विदेशी हैंडलर से बात कौन कर रहा है, ये एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि उसके जरिए से लोग रेडिकलाइज होकर के देश के लिए नुकसानदेह साबित हो। ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं समझता हूं कि इसका बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा, आपका, सबका, और ये जो हमारे जो पैनल में बैठे हैं सबकी जांच होना चाहिए। क्योंकि जब आतंकवाद के नाम पे, आईएसआई के एजेंट के नाम पर जो पकड़े जाते हैं,
तो उसमें खालिस मुसलमान नहीं होते हैं। उसमें अभी रशादी साहब ने अजीत डोभाल जी का भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि 80% ऐसे जो हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जो वो उसमें ज्यादा मलौविस है, 20% मुसलमान है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि चाहे देश का एक आदमी भी क्यों ना हो, उस एक आदमी पे भी हर आदमी, हर एजेंसी को चाहिए उस पर निगाह रखे और कभी रंग रूप और जात मजहब की बुनियाद पर जांच नहीं होना चाहिए। साध्वी जी भाई, अब तो इस बात का स्वागत कर सकते हैं, मतीन साहब ये कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर, रंग रूप के नाम पर इस पर जांच ना करें। अगर आपको जांच करनी है आप जांच करें, मदरसों की करें, यूनिवर्सिटीज की करें, स्कूलों की करें, सबकी करें। यहाँ पर जो पैनल में बैठे लोग हैं इंक्लूडिंग एंकर, उन सबकी जांच करें। लेकिन सिर्फ एक वर्ग को, एक समुदाय को और उससे जुड़े मदरसों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा शक होता है। देखिए, शक तो हमें भी यहाँ बहुत सारे हुए हैं। अभी अगर मैं बहुत सारे केसेस है जो आपके सामने कुछ लेकर आऊंगी। आसाम में जो अलकायदा से संबंधित जो 34 लोग पकड़े गए थे, उसमें कुछ लोग थे जो शिक्षक थे मदरसों के। पश्चिम बंगाल में, केरल में, जो वहां पे नाम है शायद अब्दुल मोमिन मंडल, बैठ करके सुनिए अब्दुल मोमिन मंडल, सुनिए करने का काम कर रही है। सुनिए आप, मैं बात बता रही हूँ, नहीं नफरत फैलाने की, सच्चाई बता रहे हैं तो नफरत की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चे पकड़े गए हैं, ये अलकायदा से जिनके लिंक है उनके नाम में बता रही हूँ, उनके नाम में बता रही हूँ। परंतु एक मैं बात बताना चाहूंगी, ये राजनीति की बात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। तो आपको ये अच्छी बात है, आप जांच में सहयोग कर रहे हैं, परंतु जो अनुभव रहा है वो भी नहीं रहा है। जो बच्चों को कट्टरपंथी सोच देकर तैयार किया जाता है, राष्ट्र के प्रति जो नफरत उनके दिमाग में से भर दी जाती है। बहुत सारी वीडियो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो बच्चे कहते हैं कि बड़े होकर मंदिर गिराएंगे, बड़े होकर ऐसा करेंगे। कैसी बात करें, हम जो नाम ले, अगर नाम नहीं वाले हिंदू भाइयों को प्रवोक करने के लिए, अगर हम वो नाम लेकर आपको बता रहे हैं कौन से राज्य में कौन से मदरसे का शिक्षा पकड़ा गया है, उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है कि आपकी भी जांच होनी चाहिए। और इनको जो है निश्चित रूप से मैं तो कहती हूँ जो लोग राजनीतिक में कार्य नहीं कर रहे हैं, मतीन साहब एक मिनट, साध्वी जी एक मिनट भाई, साध्वी जी एक मिनट, साध्वी जी, आपकी गंदी सोच है। साध्वी विश्वरूपा जी, साध्वी विश्वरूपा जी, साध्वी विश्वरूपा जी एक मिनट भाई, दोनों लोग शांत हो जाए, जरा दोनों लोग शांत हो जाए, प्लीज गुजारिश कर रहा हूं मैं, आप दोनों लोग शांत हो जाए। साध्वी जी आप भी शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए, मतीन साहब आप भी शांत हो जाइए। मतीन साहब आपने अभी आपने सुना नहीं, अभी आपने सुना नहीं क्या मतीन साहब? एक मिनट साध्वी जी एक मिनट भाई, विश्वरूपा जी, अरे भाई एक एक करके ऐसे मत करिए आप लोग, एक एक करके बोलिए, एक एक करके प्लीज। अरे आपने सुना नहीं मतीन साहब, अभी प्रकांड विद्वान साजिद रशीदी ने कहा था बीच में बोलना बीमारी होती है, सुना नहीं था क्या आपने उनकी बात? तो साध्वी जी को बोलने दीजिए, आप में बीमारी आ गई क्या? पहले साध्वी जी बोलेंगे फिर आप काउंटर करिएगा। साध्वी जी प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, आसाम का आप ले लीजिए, बीच में जो बोलेगा वो बीमारी होगी। जी वो शिक्षक पकड़े गए हैं, वो मदरसे के ही शिक्षक है, उनका अलकायदा से संबंध था। तो अगर मैं बात करती हूँ पश्चिम बंगाल की, केरल की अब्दुल मोमिन मंडल, वो पकड़े गए हैं, वो भी वहां शिक्षक थे, मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर वाले जो शिक्षक पकड़े गए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि बचपन से ही धार्मिक कट्टरपंथा उनके भीतर निश्चित रूप से अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि आस्था बनाए रखे, परंतु जो बचपन से नफरत भर दी जाती है कि मैं बड़ा हूंगा तो नहीं, तो ये नफरत कहां भरी जाती है? यही तो सवाल था ना। रशीदी साहब को आपने सुना, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली बताया, उनका कहना है कि मदरसों में हम कोई दुनियावी तालीम देते ही नहीं है। जहां दुनियावी तालीम आती है वहां पर आतंक आता है, वहां पर इस तरीके की विचारधारा आती है। जितने अभी ताजा उदाहरण हैं उनको आप समझ लीजिए, देख लीजिए। सुनिए, जो मजहबी तालीम है, अगर वो उनकी बात करें तो मजहब में भी यही स्पष्ट लिखा हुआ है, जो काफिर है वो आप उससे नफरत कीजिए। वहां भी तो यही लिखा है, यही बचपन से पढ़ाया जाता है। आप मना करने से, यहाँ पर मुकरने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातों में झूठ बोल जाते हैं,
नहीं, और क्या जो साजिद अभी एक और रशीदी बात कहाँ का मैं झूठ जवाब बोलते देना हैं? चाहूंगी। भाई वो एक कह और रहे हैं मैं बात का कभी नहीं जवाब मैं झूठ देना बोलता। चाहूंगी। नहीं, वो तो कुछ भी बोलेंगे, परंतु जो है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ हिंदुओं के नाम भी गिनवाए। मैं कहना चाहूंगी, जब कुछ नहीं होता है बोलने के लिए तो ये दलितों पे, मनुवादी सोच वाले बता देते हैं। उस जो कुछ होंगे, मैं निश्चित रूप से मना नहीं करी कि हिंदुओं के नाम नहीं होंगे, परंतु ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं जिनको ये इनके दिमाग में भर देते हैं, जातिवाद भर के फूट डालो शासन करो से ही इस प्रकार अपने साथ मिला लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो नीति सदैव से रही है। और आज मेरे जो राष्ट्रीय भाई बैठे हुए हैं, इन्हें ये बड़ा अच्छा जो एक इन्होंने आज कही कि हमें कोई परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल जो अगर वहां पे जांच हो रही है तो इनको सहयोग करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है रशीदी भाई, अब भाई उनका कहना है कि कोई अच्छी बात आपने अगर कही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। आपने अगर पहले ही कमेंट में कह दिया कि हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वहां पर मतीन साहब को इफ्बट करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वो ये ना कहें कि नहीं, संविधान के आईन में हमें मनुस्मृति से बचाइए, संघ के लोगों से बचाइए। भाई जांच हो रही है, और जैन साहब अब नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनका ये कहना था कि इस जांच का दायरा सिर्फ मदरसों तक नहीं है, बहुत सारे और लोगों की, बहुत सारे और संस्थानों की भी जांच होगी, क्योंकि जो ताजा इनपुट मिले हैं ये जरूरी हो गया है। वरना वो 20%, 80% हम करते रह जाएंगे। कुछ जयचंद हमारे उस 80% के हैं, वो भी मिल गए उधर जाकर, और वो मिलकर प्लान कर लेंगे कैसे कैसे हमला करना है, ड्रोन से, रडार से, और नहीं तो खुद ही जाकर फट जाना है। देखिए, अभी साध्वी जी ने कई सारे इल्जाम लगाए धर्म पर, इस्लाम पर, कि ये कहते हैं कि काफिर जो है वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। मैं इनको सही इस्लाम बताना चाहता हूँ। इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है कुरान, और कुरान ये कहता है कि अगर किसी भी बेगुनाह को आपने कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो कन्हैया कुमार बेगुनाह था, कन्हैया कुमार बेगुनाह था। भाई बीच में नहीं, देखिए फिर बीमारी वाला, भाई अभी मैंने जिक्र किया था, उन्होंने ही बताया था बीमारी होती है। साध्वी जी, हाँ देखिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आप बोल। जी। हमारे एक पैगंबर हुए हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, मोहम्मद साहब। उन्होंने कहा है, मैं आपको उनका पैगाम सुना देता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से मैं जानती हूँ जी। सुनिए, उन्होंने कहा है कि अगर किसी की आंख से, किसी के हाथ से, किसी के पैर से दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंच जाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और वो भी मुसलमान नहीं हो सकता कि खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ये जो इस्लाम ये तालीम देता हो, वो इस्लाम किसी को मारने की तालीम कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। ये जो इस तरह के लोग हैं जो लोगों को मारते हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान, हम तो इनको मुसलमान ही नहीं मानते। और ये आतंकवाद है, ये खुला आतंकवाद है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए साध्वी जी, हम और आप धर्म गुरु हैं। आप हिंदू धर्म गुरु हैं, मैं मुस्लिम धर्म गुरु हूं। हमें कोई भी बात अपने मुंह से, अपने शब्दों में ऐसी नहीं कहनी चाहिए कि दो समाज के अंदर, दो लोगों के अंदर नफरत पैदा हो। देखिए, आज जो हो रहा है देश में, मैं बड़ी निडरता के साथ इस बात को कह रहा हूं। कई लड़के इसमें छुटे भी हैं। उसमें एक दिनेश नाम का हिंदू भी है जिसको छोड़ा गया, प्रियंका को पकड़ा गया था, उसको भी छोड़ा गया। होता क्या है कि जब पकड़ा जाता है उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है और टीवी वाले हाय तौबा मचा देते हैं, आतंकवादी पकड़ा गया, आतंकवादी पकड़ा गया। 4 दिन तक इनको भी आतंकवादी बताते रहे जो छुटे हैं भी 4 लोग, और उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी को भी जांच के नाम पर जब पकड़ो उसका मीडिया ट्रायल ना करो, क्योंकि ये उसके लिए, उसके घर वालों के लिए खतरनाक होता है। उनकी इज्जत चली जाती है। एक बच्चा 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ, एक 25 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ, एक 12 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ। ये टीवी वाले तो टीआरपी के लिए कह के चले जाते हैं और उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। सवाल ये है कि जब तक कोर्ट किसी को साबित ना कर दे कि ये आतंकवादी है, उस वक्त तक किसी को आतंकवादी कहना ना मीडिया को इजाजत है ना। अभी तो आपने कहा आतंकवादी, अभी तो आपने कहा कि जितने लोगों के नाम आए हैं वो सब आतंकवादी हैं, तो आप कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? मीडिया वालों को तो ज्ञान दे दिया आपने, मीडिया वालों को बता दिया कि टीआरपी के लिए आप लोगों को लड़ा देते हैं। अभी आपने कहा कि जिन लोगों के नाम आए वो आतंकवादी हैं, तो आप कोर्ट से ऊपर हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा, फ्लैशबैक में जाइए कुछ सेकंड पहले, अभी आपने कहा कि उन लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वो आतंकवादी है। भाई फिर आप कह देंगे कि नहीं, उनका आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं, अभी कोर्ट ने कहा नहीं है।
अरे सुनो उसको यार कि क्या कहा है मैंने, बिना वजह बात कर रहे हैं आप। अरे बिना वजह की सिर्फ आप बात करना चाहते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे। अभी आपने कहा था कि जिन लोगों का इसमें नाम आया वो आतंकवादी हैं, और अब कह रहे हैं कि नहीं मीडिया वाले उनको बता देते हैं ट्रायल करके। आपके अंदर आ गया, आप बोलने नहीं दोगे मुझे। मैंने ये कहा है कि जो भी आदमी इस तरह का कर्म करता है, वो किसी को नाहक मारता है, वो आतंकवादी है। हम उसको मुसलमान ही नहीं मानते, तो मैंने कहा कह दिया किसी को आतंकवादी, मैंने कहा कह दिया किसी को आतंकवादी। भाई बिना वजह मेरे ऊपर इल्जाम रख रहे हो आप। जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी को आतंकवादी ना कह दे, किसी को चोर या डाकू ना कह दे, किसी को भी अधिकार नहीं कहने का। एंकर महोदय आपको भी अधिकार नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ, आपको भी अधिकार। अभी जानकारी मिली है प्रकांड विद्वान से, अभी जानकारी मिली है, मुझे भी नहीं पता था। साध्वी जी, अब आपको पता चल गया। भाई उनका कहना है कि जब तक कोर्ट से ना हो जाए तब तक किसी को आप आतंकवादी मत कहिए, और खासतौर से मुसलमानों से जोड़ के तो बिल्कुल मत कहिए, और मदरसों का तो जिक्र ही मत करिए। मैं बात पूछना चाहती हूँ, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मदरसों को डिमोलिश कर दे, मदरसों को गिरा दे? भाई आप भी उसी प्लेटफॉर्म पर हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर रशीदी साहब भी हैं, लेकिन मदरसों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा? जैन साहब ने बताया कि जांच के दायरे में बहुत सारी और भी चीजें हैं, सिर्फ मदरसों को हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? मैं फिर एक बार यहाँ बात कहना चाहती हूँ। मैं वो नाम थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि शायद मेरे भाई भूल गए होंगे। 2015 में अब्दुल रहमान कल्की जो मदरसों से जुड़े हुए थे वो पकड़े गए थे। मदरसा शिक्षक अबसार हापुड़ में पकड़े गए थे, और जैसे मैंने मोमिन मंडल का नाम दिया था, और नवीन प्रेरित मॉड्यूल जो वहां वो पकड़े गए थे। अलकायदा से उनके संबंध सारे जो जितने भी नाम हैं ये मदरसों के शिक्षक रहे। और जहां तक कि कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ी, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी रखती हूँ। अगर मोहम्मद साहब की बातों पर चले तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्य हो। इसमें फिर ये समुदाय के लोग क्या पढ़ाया जाता है, यही तो हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो कुरान में भी नहीं है। तो अगर कुरान में ऐसा, तो फिर बच्चे ऐसे तैयार क्यों हो रहे हैं? किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, और कहाँ की शिक्षा दी जा रही है? मैं यही पूछना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं 20 वर्षों के मेरे पास लिखे हुए, जो मैं सारे बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे शिक्षक जिन्होंने, और अभी आपने बताया कि वहां पे ऐसा नहीं सिखाया जाता जो हमारे कन्हैया कुमार के साथ किया, तो वो तो सबूत के साथ है। वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कोर्ट से ऊपर जाके बोल रहे हैं, या फिर जिसकी अभी एक कमलेश तिवारी की बात है, या बहुत सारे जितने भी लोग थे, कितने लोगों के आप नाम लेंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप भी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हमारा कर्तव्य बनता है अपने समाज को सही दिशा में लेकर जाना। लोग हमसे सवाल करेंगे, अगर कुछ गलती मेरा बच्चा करता है तो निश्चित रूप से मैं उसे मानती हूँ और उसे समझाने का प्रयास करती हूँ। और यहाँ पर जो अगर आप बचाव कर रहे हैं तो आप देश के लिए बहुत ही घातक, और खासकर अपने बच्चों के लिए बहुत घातक होगा ये। जी रशीदी साहब, कंक्लूड करिए, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से। हाँ। नहीं, मैंने एक तो मैं आपको बता दूं, मैंने किसी का बचाव नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई है इस तरह की गतिविधियों में पाया जाता है तो उसको सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि देश के एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल की मैं बात कर रहा हूं, उसने एक जगह गुरुकुल में जाकर बच्चे वहां तलवारबाजी और लठबाजी सीख रहे थे, तो एक बच्चे से सवाल कर लिया कि भाई ये लठबाजी और तलवारबाजी क्यों सीख रहे हो आप? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुसलमान सामने आएगा तो उसको मारेंगे हम। अब बताइए, ये हर जगह पाए जाते हैं इस तरह के लोग। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पाए जाते हैं। गलत आदमी कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, किसी समुदाय में हो सकता है, किसी धर्म में हो सकता है, मदरसे में भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मदरसे में नहीं होता। ये अच्छी बात आपने की, वहां भी हो सकता है। कई मौलाना ऐसे हैं ना रशीदी साहब, वो कहते नहीं वहां तो होता ही नहीं है क्योंकि दुनियावी तालीम वहां पर दी नहीं जाती है। मदरसे तो बिल्कुल पाक साफ है। इसी की जांच करने के लिए बोला गया है कि पाक साफ है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। अल-फला में क्या है वो पता चल रहा है, और भी दायरे में है एजेंसियां, उनकी भी जांच करेंगी। ये जरूरी है क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने कोट किया है, और उनके कोट को आपने यहां पर दोहराया है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि हमारे देश में सिर्फ हम मुसलमानों या किसी एक समुदाय की बात न करें, बहुत सारे समुदायों में और खासतौर से हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जयचंद से भी ऊपर जा चुके हैं। उनको भी बहुत
सख्ती के साथ जांच के दायरे में रखना पड़ेगा। सिर्फ एक समुदाय की बात ना करें। मैं उनके बयान और आपके बयान दोनों का स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया रशीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साध्वी जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से यूपी एटीएस को पूरा ब्यौरा देना होगा और सिर्फ ये यूपी तक सीमित नहीं है। अलग अलग जगहों पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो जानकारियां मिल रही हैं कि एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और उनके पास जो अब तक जानकारी है उसके आधार पर उनके दायरे में वो संस्थान हो सकते हैं, उससे जुड़े लोग हो सकते हैं, वो चाहे पढ़ने वाले हों, पढ़ाने वाले हों, काम करने वाले हों, उनका ब्यौरा वहां पर देना होगा और उसमें वो संविधान के तहत ही जानकारी मांगेंगे, संविधान से इतर नहीं। नमस्कार।